हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हमको नया अधिनियम पढ़ना है। वो पढ़ना है आयकर अधिनियम 1961। कौन सा पढ़ना है? आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि आयकर अधिनियम क्या है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कोई भी जब एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या? इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या देखते हैं? डेट, वो भी कौन सी? दो। एक कौन सी? पारित होने की। पारित ऐसी क्या बोलते हैं? अधिनियमित। कौन सी? अधिनियमित होने की। दूसरी कौन सी होती है? लागू होने की। कौन सी? दूसरी तारीख होती है वो कौन सी हम पढ़ते हैं? लागू होने की। तो देखिए ये कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये अधिनियमित कब हुआ? तो ये अधिनियमित हुआ था, कब हुआ? 13 सितंबर। कब हुआ था? 13 सितंबर 1961 को। कब हुआ था? कहेंगे अधिनियम का पूछा जाए तो कब हुआ था? 13 सितंबर 1961 को क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। और लागू कहेंगे तो ये कब हुआ था? लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। कब हुआ था लागू? तो कहेंगे 1 अप्रैल 1962 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। अब देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, एक्ट बड़ा है, इसमें ज्यादा धाराएं हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा 2-3 दिन। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं अध्याय, देखें अध्याय कितने हैं। अध्याय, अगर इसमें अध्याय की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो अध्याय कितने हैं इसमें? 23 हैं। कितने हैं? 23 अध्याय हैं। कितने हैं? 23 अध्याय में इसको बांटा गया है। इसमें धाराएं कितनी हैं? अगर धाराएं देखी जाए, इसमें धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं 298 धाराएं हैं। कितनी हैं? 298 इसमें क्या है? धाराएं हैं। क्या इसमें अनुसूचियां हैं? तो कहेंगे अनुसूचियां, शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, तो बिल्कुल हैं अनुसूचियां, इसमें बहुत सारी हैं अनुसूचियां। कितनी इसमें अनुसूचियां देखें तो इसमें कितनी? 14 अनुसूचियां हैं। कितनी? 14 अनुसूचियां हैं। तो इसमें इतनी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि पारित कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1961 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। अध्याय कितनी है? 23 अध्याय है। धाराएं कितनी है? 298 धारा है। अनुसूचियां कितनी है? तो 14 अनुसूचियां हैं। कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट ये किससे? आय से संबंधित है। जो हमारा टैक्स है, आय है, जो हमारी धन संपत्ति है, उसी से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं धारा 1। धारा 1, धारा 1 में क्या होता है? धारा 1 में वही होता है कि संक्षिप्त नाम, क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। ये चीज हम देख चुके, हमको देखना है क्या? विस्तार तो कहेंगे सारे के सारे एक्ट क्या है? संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। क्या होते हैं? संपूर्ण भारत पर क्या होते हैं? संपूर्ण भारत पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। कहां पर लागू होते हैं? तो कहेंगे संपूर्ण भारत पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। ठीक है, धारा 2 में चलते हैं। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं, डेफिनेशन। परिभाषाएं क्या होती हैं? परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं धारा 2। परिभाषाएं पढ़ते हैं। धारा
2A, कौन सी? धारा 2(1). धारा 2(1) में किसकी परिभाषा है? धारा 2(1) में है अग्रिम कर की परिभाषा। किसकी है? अग्रिम कर की परिभाषा। किसकी है? अग्रिम कर की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? अग्रिम कर की परिभाषा है। किसकी है? तो कहेंगे अग्रिम कर की परिभाषा है, या इसको कह सकते हैं क्या? एडवांस टैक्स। क्या? एडवांस टैक्स जो पहले से दे दिया गया हो। क्या हो? इसको इसमें लिख लीजिए कि इसमें 17C, कौन सा अध्याय किसमें पढ़ेंगे हम? 17 में। किसमें? अध्याय 17 में इसको क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। किसमें? अध्याय 17 में इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम अध्याय 17 में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा जो इंपॉर्टेंट है, धारा 2(1)(a। धारा कौन सी? धारा 2(1)(a। कौन सी? धारा 2(1)(a। धारा 2(1)(a) में कौन सी, किसकी परिभाषा है? तो परिभाषा है कृषि आय की। कृषि आय किसकी? तो कृषि आय की परिभाषा है। की परिभाषा, कृषि आय किसको समझा जाएगा? कृषि आय क्या है? ठीक है, तो कृषि आय जो हमें कृषि से जो टैक्स प्राप्त होगा, वो कृषि से कहां से टैक्स मिलेगा। ठीक है, कृषि से कहां से हमको टैक्स मिलेगा। तो कहां से मिलेगा टैक्स, इसके बारे में बताया गया है कि जो खेती वाली जमीन है उससे जो क्या होता है, रेंट मिलता है। क्या होता है? वो पूरी एक साल में क्या होता है, उगाया जाता है। किसी से 10 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 50 रुपए। तो वो वाला जो रेंट होता है, खेती जो जमीन का, जो जैसे हम मकान में रहते हैं उसका रेंट होता है, उसी प्रकार से खेती का भी क्या है, एक रेंट देना पड़ता है। तो उस वो जो रेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, हम लगान कहते हैं। तो वहां से जो प्राप्त होती है आय, वो कृषि की वो कृषि टैक्स होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं खेती वाली जमीन से प्राप्त रेंट, खेती वाली जमीन से प्राप्त लगान। ठीक है, और कहां से खेती वाली जमीन से प्राप्त राजस्व। कौन सा? खेती वाली जमीन से प्राप्त राजस्व। ठीक है, और क्या है, जब क्या होती है खेती की जो उपज होती है, जब हम उसको बाजार में ले जाते हैं, क्या करते हैं, जब हम बाजार में ले जाते हैं तो वहां जब हम जो ले जाएंगे, जो लेके आएंगे, तो उस प्रक्रिया में जो हमको हमारा खर्च होगा, वो भी क्या जाएगा, कृषि आय के अंतर्गत ही जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा? कृषि आय के अंतर्गत ही जाएगा। फिर हम उसको बेचेंगे, तो बेचने में जो टैक्स कटेगा वो भी क्या, कृषि आय के अंतर्गत ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते खेती की उपज, खेती की उपज, खेती की उपज को बाजार, कहाँ ले जाने के लिए, बाजार में ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय, ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय। अब काय से ले जाओगे, किसी ट्रैक्टर या किसी ट्रक या किसी कुछ चीजों से क्या करोगे, लेके जाओगे। तुम रोड से जाओगे तो रोड टैक्स लगेगा, तो उससे भी प्रक्रिया में खेत से कहाँ तक, बाजार तक जो ले जाने में जो टैक्स है, वो उस प्रक्रिया से जो प्राप्त आय है वो भी क्या है, कृषि आय से समझी जाएगी। ठीक है, और खेती की उपज को बेचने से प्राप्त आय, खेती की उपज को
बेचने से प्राप्त आय। ठीक है। अब अगर देखा जाए कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो खेती वाली जमीन से प्राप्त लगान, ठीक है, खेती वाली जमीन से प्राप्त राजस्व, खेती की उपज को कहाँ बाजार में ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, जैसे ट्रैक्टर है रास्ते के द्वारा ट्रक के द्वारा लेके जा रहे हैं, उससे जो आय प्राप्त हो रही है वो भी क्या है, कृषि आय है। ठीक है। और फिर क्या, खेती की उपज को बेचने से जो प्राप्त आय है उसमें भी क्या है, कृषि आय है। ठीक है। तो इतनी इसको कृषि आय माना जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा में क्या, निर्धारिती की परिभाषा किसकी, धारा 2(7) में किसकी परिभाषा है, तो निर्धारिती किसकी है, निर्धारिती किसकी, निर्धारिती की परिभाषा है, की परिभाषा, निर्धारिती की परिभाषा। निर्धारिती का मतलब क्या है कि जिस पर क्या हो, टैक्स लगाया जाए, किस पर, जिस पर टैक्स क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति पर क्या है, मान लो ये क्या, यहाँ पर सरकार है, सरकार, ठीक है, सरकार ने ये ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति पर क्या किया, सरकार ने क्या लगाया, टैक्स लगाया। क्या टैक्स को क्या किया, निर्धारित किया। ठीक है, टैक्स को निर्धारित किया, तो ये क्या हो गया, जो ए व्यक्ति है ये क्या हो गया, ये होगा निर्धारिती, ये क्या होगा, निर्धारिती होगा। ठीक है, ये क्या होगा, निर्धारिती होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर टैक्स निर्धारित किया गया हो, क्या हो, जिस व्यक्ति पर टैक्स निर्धारित किया गया हो, या क्या कह सकते सीधे शब्दों में, इन टैक्स दाता, क्या कह सकते, इनकम टैक्स दाता, इनकम टैक्स दाता जो क्या करता है, इनकम टैक्स देता है, वही क्या है, व्यक्ति होता है निर्धारिती। क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, निर्धारिती होता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 2(7)(a), धारा 2(7)(a, धारा 2(7)(a में किसकी परिभाषा है, तो परिभाषा है किसकी, निर्धारण अधिकारी की, किसकी, निर्धारण अधिकारी की परिभाषा है, किसकी है, तो कहेंगे निर्धारण अधिकारी, तो निर्धारण अधिकारी कौन होगा, निर्धारण अधिकारी किसे माना जाएगा, कौन कौन होंगे निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत। तो निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसमें लिख सकते कौन कौन आएगा, तो कौन कौन आएगा, निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो कौन कौन आएगा, पहले तो आएगा जो आयुक्त, सहायक आयुक्त होता है, सहायक आयुक्त, आयुक्त का मतलब क्या होता है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आएगा। फिर कौन आएगा, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त आएगा। ठीक है। और कौन आ सकता है, फिर आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब निर्देशक, सहायक निर्देशक, कौन आएगा, सहायक निर्देशक, निर्देशक भी आएगा, कौन आएगा, निर्देशक, सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक हो गया। और कौन आएगा, उप निर्देशक, उप निर्देशक,
उपनिर्देशक के बाद और कौन आएगा, जो भी क्या होंगे, जो कोई इनकम टैक्स के जो भी अधिकारी होंगे, और कौन होंगे, कोई इनकम टैक्स का अधिकारी, इतने लोग क्या होंगे, ये क्या होंगे, निर्धारण अधिकारी होंगे। क्या होंगे, ये लोग क्या होंगे, निर्धारण अधिकारी माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, निर्धारण अधिकारी। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं धारा 2(9) की ओर। धारा 2(9), धारा 2(9) में क्या है, निर्धारण वर्ष की बात की गई है। किसकी, निर्धारण वर्ष की। निर्धारण वर्ष की परिभाषा, किसकी बात की गई है, निर्धारण वर्ष की परिभाषा। निर्धारण वर्ष किसे माना जाएगा, तो निर्धारण वर्ष वो होती है, ये क्या होता है, ये 1 साल में होती है। क्या होती है, 1 साल होती है। ये कितने, 12 वर्ष की अवधि होती है। जो निर्धारण वर्ष होती है वो कितनी होती है, पहली बात तो ये कितनी होती है, 12 माह की क्या होती, अवधि होती है। ये कितनी होती है, 12 माह की अवधि होती है। मतलब इसमें क्या, 12 माह का टाइम होता है, या क्या कह सकते हैं, 1 वर्ष। पूरा कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। जो निर्धारण वर्ष होता है वो कितना होता है, पूरा 1 वर्ष का होता है। जो कब होता है, जो प्रत्येक वर्ष में, जो कब होता है, जो प्रत्येक वर्ष में, कब शुरू होता, अप्रैल के माह में। कब, प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से क्या होता है, प्रारंभ होता है। जो प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से क्या होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और ये कब तक चलता है, ये 31 मार्च तक रहता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और कब तक, 31 मार्च तक क्या होता है, चलता है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक। कहाँ तक, 31 मार्च तक। इसी को क्या कहते हैं, इसको जो 1 अप्रैल से ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष। और इसको क्या बोलेंगे, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी 2(11). कौन सी है, धारा 2(11). धारा 2(11) में किसकी बात की गई है, ब्लॉक ऑफ एसेट। अभी बताते हैं। धारा 2(11) किसकी परिभाषा, धारा 2(11) की परिभाषा, जिसमें किसकी परिभाषा है, जिसमें है ब्लॉक ऑफ एसेट। क्या लिखा, BLOC के ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट, या इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, आस्ती मूल्य ह्रास। क्या कह सकते हैं इसको, आस्ती मूल्य ह्रास। आस्ती मूल्य ह्रास, या इसी को एसेट मतलब ये क्या होती, प्राप्ति होती है, एक प्रकार की क्या होती, प्राप्ति, जिससे हमको क्या मिले, पैसा प्राप्त होता रहे। ऐसी चीज जिससे हमको क्या होता रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, उसी को क्या बोलते हैं। अब लेकिन उनका क्या है, मूल्य ह्रास कैसे, तो उनका मूल्य ह्रास के बारे में बात की गई है। तो ये क्या होता है, जो
ब्लॉक ऑफ एसेट या आस्ति का मूल्यह्रास ये क्या होता है? ऐसी वस्तुओं का, ऐसी चीजों का समूह होता है, क्या होता है, जिनका क्या होता है, मूल्यह्रास होता रहता है। क्या? जिनका मूल्यह्रास होता रहता है। जैसे ही उनके जो चलती रहेंगे, काम होता रहेगा, तो उनका क्या मूल्यह्रास होता रहेगा। कैसे? कैसी चीजें जिसके अंतर्गत क्या आती हैं? जैसे कोई क्या हो, भवन। अब बताओ, एक बार भवन बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? पहले तो ये किराया देगा, ये हमारी प्राप्ति, इसमें अगर हम किराए से लगाते हैं, रहते हैं, तो हमें रेंट मिलेगा, प्राप्ति हो रही है। लेकिन इसकी समय समय पर हमको क्या करवानी पड़ेगी? इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, इसका मेंटेनेंस भी करवाना पड़ेगा। फिर उसमें जो खर्चा होगा वो तो उसमें नहीं जुड़ेगा, तो वो क्या होगा? इसका मूल्यह्रास होगा। क्या होगा? मूल्यह्रास ही होता जाएगा इसका। क्या? इसकी कीमत गिरती जाएगी। ठीक है, उसी के संबंधित है। जैसे मशीनरी हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गया, मशीनरी वाला सामान हो गया। जैसे कोई भी मशीन है, ट्रैक्टर है, बस है, गाड़ी है। एक टाइम पे जो नई लेते हैं तो कीमत रहती है कुछ और, जब पुरानी हो जाती है तो उसका क्या मूल्यह्रास हो जाता है, उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई संयंत्र है, फर्नीचर है, संयंत्र है, कोई फर्नीचर है, तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं, जिनके क्या मूल्यह्रास होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। धारा 12A, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 12A, धारा 212A, धारा 212A में किसकी परिभाषा है? जिसमें बुक ऑफ एट एसेट की बात की गई है, एसेट की। तो क्या कह सकते हैं? बुक्स या बुक्स ऑफ एसेट, बुक ऑफ एसेट। इसका मतलब ये क्या है? बही। क्या है? इसको क्या कहते हैं? बही, या इसको क्या कहते हैं? बही की किताब, बही किताब। क्या कहेंगे? बही किताब। जिसमें क्या, बही किताब देखा होगा, अब मोबाइल में ऑनलाइन बही खाता आने लगे हैं, नहीं तो आपने देखा होगा किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो उसके पास एक क्या होती है, किताब होती है, डायरी टाइप की, जिसमें वो क्या करता है, अपना सब कुछ चढ़ाता रहता है। क्या करता है? उसमें सब कुछ लिखता रहता है, कितना प्राप्त हुआ, किससे कितना लेना है, ये सब चीजें क्या होती हैं, चढ़ाते रहता है। तो उसी को बोलते हैं बही बुक। तो उसी को इसके जो सरकार के पास होगी वो सरकार के पास, दुकानदार के पास छोटी अपनी है, सरकार के पास पूरी राज्य केंद्र पूरे भारत की होगी, तो वो होगी क्या, उसको बोलेंगे जो सरकार की है, तो वो उसको तो उसमें क्या होते हैं, वही बुक बोलेंगे। तो उसमें कैसी भी हो सकती है, ये कैसी, दैनिक भी हो सकती है, दैनिक वही बुक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? दैनिक वही बुक भी हो सकती है। ठीक है, दैनिक वही बुक लिख सकते हैं, वही बुक। क्या लिख सकते हैं? दैनिक वही बुक लिख सकते हैं। ठीक है, लेखा बही भी हो सकती है। क्या? लेखा बही, साप्ताहिक बही, अब किसी प्रकार की बही हो सकती है। क्या हो सकती है? साप्ताहिक भी हो सकती है। तो ये कैसी होती है? ये कैसी लिखित रूप में होती है। ये कैसी होती है? लिखित रूप में होती है। कैसी होती है? लिखित रूप में होती है। कैसी होती है? लिखित रूप में होती है। इसमें और भी आप पहले रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब तो कई तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रखा जा सकता है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बाकी की चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।